बच्चों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है वायुमंडल का संगठन व संरचना। सबसे पहले हम बात करते हैं वायुमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है और जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से जुड़ा रहता है उसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल। यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ जो गैस का आवरण है और जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का 99% भाग 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक और 75% भाग सौरमंडल तक 12 किलोमीटर तक विद्यमान है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वायुमंडल का 99% जो भाग है वो वायुमंडल में कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो कितने किलोमीटर? 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है हमारा कि गैसों का वितरण। गैसों का वितरण में हम देखते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकट यानी कि पृथ्वी से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक मुख्य रूप से कौन सी गैस है? तो वो है CO2। CO2 की जो मात्रा है वो लगभग 20 किलोमीटर तक पाई जाती है। 100 किलोमीटर तक जो है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। 100 किलोमीटर ऊपर से जो है वो हल्की गैसें होती है, जैसे हीलियम है, मीथेन है और हाइड्रोजन गैस है। यानी कि सबसे नीचे CO2, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हीलियम, फिर मीथेन और सबसे ऊपर हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। अब हम बात करते हैं गैसों का वितरण। आयतन के अनुसार जो गैसें हैं वो कौन सी पाई जाती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। कितने परसेंट? 78.08% जो है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस जो है वो प्रज्वलन को नियंत्रित करती है और पेड़ पौधों को प्रोटीन देने का काम करती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। सेकंड नंबर पर जो गैस पाई जाती है वो O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 20.94% पाई जाती है। ठीक है, और यह प्राणवायु के रूप में जानी जाती है हमारी। तीसरी जो मुख्य गैस पाई जाती है वो आर्गन गैस पाई जाती है। आर्गन गैस की जो मात्रा है वो 0.93% है, यानी कि 0.93% जो है वो आर्गन गैस की मात्रा पाई जाती है। यह सबसे क्या होती है? भारी गैस होती है। और चौथे नंबर पर जो गैस पाई जाती है वो CO2 है, जिसकी मात्रा कई बार पूछी भी गई एग्जाम में कि CO2 गैस की मात्रा कितनी पाई जाती है वायुमंडल में? तो 0.03% जो है वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा पाई जाती है। और यह गैस ग्रीन हाउस के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कौन सी है? CO2 है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अक्रिय गैस कौन कौन सी है? नियोन है, आर्गन है और हीलियम है। ये अक्रिय गैस होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं जलवाष्प। यानी कि वायुमंडल में जो जलवाष्प पाए जाते हैं उनसे संबंधित भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे वायुमंडल में 0 से 5% के बीच जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वायुमंडल में जलवाष्प की जो मात्रा है वो कितने प्रतिशत है? तो 0 से 5% है। औसतन कितना पाया जाता है? तो 2% औसतन होता है। और कम से कम न्यूनतम कितना होता है? 0% होता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो 0 से 5% के बीच होती है। औसतन कितना पाया जाता है? 2% पाया जाता है। न्यूनतम 0% पाया जाता है। और जो ये कम ज्यादा होता है इसकी मात्रा, ये किस पर निर्भर करती है? क्षेत्र विशेष पर और ऋतु विशेष पर। ठीक है, जलवाष्प की जो मात्रा है वो क्षेत्र विशेष और ऋतु विशेष के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। अब हमें ध्यान रखना है वायुमंडल में ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा में क्या आती है? कमी आती है। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वायुमंडल में तो जलवाष्प की मात्रा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि 90% जो जलवाष्प की मात्रा है वो वायुमंडल में कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? तो 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यानी कि जो जलवाष्प है उनकी जो मात्रा है 90% वो कितने किलोमीटर तक पाई जाती है? 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है वायुमंडल में।
जलवायु की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि जलवाष्प जो होते हैं वो जलवायु की दृष्टि से क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। वायुमंडल की स्थिरता और अस्थिरता किस पर निर्भर करती है, जलवाष्प पर निर्भर करती है। ठीक है, समस्त मौसमी घटनाएं व तूफान आदि के लिए जलवाष्प ही जिम्मेवार होता है, यानी कि मौसम संबंधी जो घटनाएं घटती है, तूफान जैसे आते हैं, उन सभी के लिए जो उत्तरदायी कारक होता है वो क्या होता है, जलवाष्प होता है। तो ये पॉइंट आपको ऐसे कैसे याद रखने हैं। अब बात करते हैं हम धूलकण की। धूलकण जो होते हैं ये क्या होते हैं, आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में काम करते हैं क्या, धूलकण। धूलकणों के कारण ही सूर्य के प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। ये पॉइंट आपको मेन ध्यान रखना है कि सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किस कारण होता है, तो धूलकण के कारण होता है। जिस प्रकार सूर्य जैसे उदय होता है या सूर्य अस्त होता है तो वह हमें लालिमा लिए हुए यानी कि लाल रंग का दिखाई देता है, वो किस कारण दिखाई देता है, सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य उदय होते समय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई क्यों देता है, तो सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, और वो किस कारण होता है, धूलकण के कारण होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना कैसी है या किस आधार पर होती है, तो यह तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर मापी जाती है। इसका जो नवीनतम वर्गीकरण है वो किसने किया है, तो मार्सेल निकोलेट ने इसका जो है वो नवीनतम वर्गीकरण किया है। मार्सेल निकोलेट ने इसका नवीनतम वर्गीकरण किया है। आधार अभी मैंने आपको बताया, तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकरण के आधार पर वायुमंडल की जो है वो 5 परतें मेन होती है। 5 परतें कौन कौन सी होती है, एक तो होता है सौमंडल। 5 परतें हमें ध्यान रखनी है। सौमंडल होता है एक होता है समताप मंडल, एक होता है मध्य मंडल। सौमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद होता है आयन मंडल और एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल। ये 5 परतें मेन होती है। पांचों आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सी होती है, सौमंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। ये आपको इसी क्रम में याद रखनी है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के सबसे निकट होता है सौमंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल होता है। आपको इंग्लिश पॉइंट टर्म भी याद रखनी है इसकी, यानी कि इसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। सौमंडल को क्या कहा जाता है, ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, मध्य मंडल को मेसोस्फीयर कहा जाता है और आयन मंडल को आयनोस्फीयर कहा जाता है। आयन मंडल को आयनोस्फीयर कहा जाता है और बहिर्मंडल को एक्सोस्फीयर कहा जाता है। यह आपको इंग्लिश टर्म भी इसके ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो इसी प्रकार भी पूछ लिया जाता है, ट्रोपोस्फीयर कौन सी परत होती है। ठीक है, यानी कि इसकी ऊंचाई कितने किलोमीटर है या इसकी कोई विशेषता भी पूछ ली जाती है। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो सौमंडल है इसकी जो मोटाई है वो कितनी है। भूमध्य रेखा पर अगर हम बात करें तो यह लगभग 18 किलोमीटर तक ऊंचाई होती है, और ध्रुवों पर बात करें तो इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। कितने किलोमीटर होती है, 8 किलोमीटर होती है। लेकिन औसत की बात करें तो 13 किलोमीटर होती है। औसत कितने किलोमीटर हुई, 13 किलोमीटर, यानी कि 18 और 8 कितने में 26, दो तरफ से हैं तो आपका कितना होगा, औसत 13 किलोमीटर आ गया हमारा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है इसके बारे में, ऊंचाई में। फिर हम बात करें समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक है, 50 किलोमीटर तक। मध्य मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर तक है। इसके बाद हम बात करें आयन मंडल की। आयन मंडल की जो ऊंचाई है वो 640 किलोमीटर तक है। और बहिर्मंडल की अगर हम बात करें तो इसकी जो ऊपरी है वो कोई सीमा नहीं है, ये अंतरिक्ष में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, अंतरिक्ष में मिल जाता है। तो आपको इसकी मोटाई जो है वो भी ध्यान में रखनी है कि कौन से मंडल की यानी कि कौन सी परत की कितनी मोटाई है, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले सौमंडल की, यानी कि पृथ्वी से वायुमंडल की जो परतें हैं वो 5 परतें हैं। सबसे पहली परत की हम बात कर रहे हैं, और पहली परत कौन सी है हमारी, सौमंडल है, यानी कि ट्रोपोस्फीयर है। इसे विषुवमंडल भी कहते हैं
परिवर्तन मंडल भी इसको कहा जाता है और संवहन मंडल भी इसे कहा जाता है। इसकी औसत जो ऊंचाई है वो कितने किलोमीटर है? 13 किलोमीटर है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर इसकी जो मोटाई है वो कितने किलोमीटर तक है? 18 किलोमीटर तक। संवहनीय धाराओं के कारण क्या होती है? अधिक पाई जाती है, यानी कि भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिक है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में इसकी जो ऊंचाई है वो 6 से 8 किलोमीटर तक पाई जाती है। बस आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। इसके बाद है सौरमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होती है? कमी आती है। ये मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सौरमंडल में जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर जाएंगे तापमान में क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी। कितनी कमी होगी? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की क्या होगी? कमी होगी। इसी प्रकार यही मेन आंकड़ा जो है वो पूछ लिया जाता है, आपको यही मेन ध्यान रखना है। या फिर 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 सेंटीग्रेड तापमान क्या होगा? कम होगा। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सौरमंडल के ऊपरी भाग में और ध्रुवीय क्षेत्रों की बजाय तापमान कम पाया जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में सौरमंडल की ऊंचाई क्या होती है? अधिक होती है। ये हमने अभी ऊपर कर लिया है कि सौरमंडल भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर और ध्रुवीय क्षेत्रों में 8 किलोमीटर होती है। अब मेन पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि सौरमंडल में ऊपरी भाग में जेट स्ट्रीम धाराएं बहती है। ये मेन पॉइंट पूछ लिया जाता है कि जेट स्ट्रीम जो धाराएं हैं वो वायुमंडल की किस परत में बहती है? तो सौरमंडल में बहती है। ठीक है, और किस भाग में? तो ऊपरी भाग में पाई जाती है। जीवन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मंडल कौन सा है? तो सौरमंडल है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे निकट यही मंडल है और पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो इसी मंडल का पड़ता है। समस्त मौसमी घटनाओं का मतलब है जैसे बारिश होना, बादल बनना, बिजली चमकना, आंधी आना, तूफान आना, ये सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है, क्योंकि अधिकांशतः जलवाष्प व धूल कण इसी मंडल में पाए जाते हैं। सर्वाधिक घनत्व इसी मंडल का है और सौरमंडल मुख्यतः पार्थिव विकिरण के कारण ही गर्म होता है, यानी कि पृथ्वी से ऊष्मा पाकर ही क्या होता है? गर्म होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव इसी मंडल में देखने को मिलता है, क्योंकि इसी मंडल में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव जो है वो किस गैस के कारण होता है? तो CO2 के कारण होता है, और CO2 की जो औसतन जो है वो 20 किलोमीटर तक ही पाई जाती है, वो हमने ऊपर पढ़ा था अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपको ध्यान रखना है कि मौसम वैज्ञानिकों के गहन अध्ययन का जो मंडल है वो कौन सा है? सौरमंडल, क्योंकि मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी में होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, सौरमंडल और समताप मंडल के बीच में जो सीमा आती है वो क्या होती है? सौर सीमा कहलाती है, जिसे ट्रोपोपास भी कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सौर सीमा यानी कि ट्रोपोपास किस किस के मध्य पाई जाती है? तो सौरमंडल और समताप मंडल के मध्य पाई जाती है। इसकी जो ऊपरी मोटाई है वो कितनी है? 1.5 किलोमीटर तक, यानी कि सौर सीमा की जो मोटाई है वो कितनी है? 1.5 किलोमीटर तक है, और इसे मौसमी परिवर्तन की छत भी कहा जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मौसमी परिवर्तन की जो छत है वो किसे कहा जाता है? तो सौर सीमा को कहा जाता है। तो आज हम इसमें यहीं तक इसको कंप्लीट करते हैं। वायुमंडल की आगे की जो परतें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर हमको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें यह वीडियो शेयर भी करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।